हेलो थियन फैमिली। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो। अगर आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वीडियो छोटा हो सकता है और मे बी लेट भी हो सकता है, क्योंकि जो मॉर्निंग का वीडियो अपलोड किया था तब से ही इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो चुका है, तो दूसरे के फ़ोन से ये साउंड मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मे बी लाइट जब आएगी तभी मैं इसे अपलोड कर पाऊंगा। तो जो कुछ भी था बता दिया मैंने। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। लैपटॉप भी ज़्यादा चार्ज नहीं है तो एपिसोड एक्सप्लेन करते हैं। पिछला एपिसोड आप लोगों ने देखा ही होगा, उसे मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर लो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑब्वियसली आप में से ज़्यादातर लोगों ने कर दिया होगा, जो ढीठ लोग बाकी हैं कर दो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था अपना टर्की डेसोलेट टॉम के अंदर एंटर हो चुका था। साथ ही जो क्रेन के अंदर जब ये न्यूज जियो लॉन्ग और जियो ली को पता चलती है कि जियो योंग जियो यान को मारना चाहता था, तो वो काफी नाराज होते हैं और कहते हैं इसे क्लेम से बाहर निकाला जाता है। साला सांप को दूध पिला रहे थे हम आज तक। देन हमने देखा था कि वो लोग भी बिना टाइम वेस्ट किए हुए त्यानमो माउंटेन एज की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ईडेमन सेक्ट का डिप्टी सेक्ट मास्टर और काफी सारे पावरफुल क्लेन के लोग वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं। साथ ही त्यानमिंग वैली के लोग भी वहाँ पहुंच गए थे। और जियो क्लेन के लोग जब पहुंचते हैं तो जियो कोई भी वहाँ पे आती है, जो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल थी। और उसे जब जुआन के बारे में पता चलता है तो वो काफी हैरान होती है कि जुआन ने एंसेस्टर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वाह, सेम ऐसे इंप्रेशन थे उसके। देन हमने देखा था जियो लॉन्ग जियो योंग को मारना चाहते थे, बट एल्डर जोली रोक देते हैं, कहते हैं इन्हें तो हम बाद में देख लेंगे। देन हमने देखा था अंदर एशियन टॉम का सीन, जहाँ पे जो यान वीस्टो से फाइट कर रहा होता है और टू हेडेड स्नेक के साथ फाइट करता है। साथ ही इसमें जो लॉन्ग उसकी लॉन्गी उसकी मदद करता है। लेकिन इसके बाद जोयान कहता है लॉन्गी तुम अंदर जाओ गोल्डन टावर के। और इसके बाद जोयान एक लाइट की तरफ भागने लगता है और वहीं पे बेशर्मी से मैंने ये एपिसोड एंड कर दिया था। तो इस एपिसोड में हमें पता चलेगा कि उस एपिसोड की एंडिंग के बाद वो जो लाइट थी वो थी क्या। तो चलो कुर्सी की पेटी बांध लो, खाना की थाली सामने रख लो, कान में ईयरफोन घुसेड़ लो, हम देखते हैं क्या होने वाला है। इस टाइम पे जोयान काफी ज्यादा स्पीड के साथ माउंटेन पीक की तरफ भाग रहा होता है। साथ ही इतने सारे बीस्टों और पावरफुल अटैकों का सामना करते हुए जोयान के पास ज्यादा टाइम तो था नहीं, इसलिए वो जल्द से जल्द इस जगह के सेंटर में पहुंचना चाहता था, क्योंकि तभी उसके पास कोई मौका हो सकता था। इसलिए जोयान अपनी काफी एक्सट्रीम स्पीड के साथ भाग रहा होता है। साथ ही जोयान के हाथ में उसका हैवी जोयान रूलर भी होता है, जो कि अपनी नॉर्मल साइज से थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा होता है। और इसके बाद जोयान अपनी पावर के साथ नीचे के कीड़े मकोड़ों को निपटा देता है। हालांकि जोयान इन कीड़ों के कंटिन्यू पीछा करने से परेशान हो गया होता है, इसलिए वो तुरंत ही कहता है 3000 लाइटिंग स्पीड। जिन्होंने BDTH बंदे किए उन्हें पता है ये जोयान का मूवमेंट टाइप डाउ स्किल था। और जैसे ही जोयान इस टेक्निक को यूज करता है, उसकी बॉडी लाइटिंग बोल्ट की तरह साइन होती है और काफी स्पीड से जोयान आगे की तरफ बढ़ जाता है। हालांकि जोयान ने इस स्किल का काफी लॉन्ग टाइम से यूज नहीं किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि डाउडी कॉन्टिनेंट में भी इसकी पावर इतनी भी बेकार नहीं होगी। हालांकि जोयान आगे बढ़ ही रहा था और जोयान की बढ़ी हुई स्पीड को देखकर उन कीड़ों और बीस्टों के सेंटर से अचानक एक आवाज आती है, तुम ग्रेवयार्ड के रिस्ट्रिक्टेड प्लेस के अंदर कैसे इंटर हो सकते हो। आवाज काफी कोल्ड होती है और इस आवाज के फ्लक्चुएशन से कोई भी डरा हुआ फील कर सकता था। हालांकि जोयान इस वॉइस को सुनने के बाद भी बिल्कुल भी नहीं रुकता और काफी स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है। लेकिन तभी जोयान को फील होता है जैसे कोई शैडो उसके आसपास अफेयर हुई हो। और जोयान की स्पिरिचुअल पावर के अकॉर्डिंग इस ब्लैक शैडो की पावर कम से कम ह्यूमन पावर लेवल के 1 स्टार डाउडी के पीक लेवल पर थी। ये देखकर जोयान उसके अटैक से बचने के लिए लेफ्ट की तरफ मूवमेंट करता है, लेकिन वहाँ पे अब तक काफी सारी ब्लैक शैडोज साइन हो रही होती हैं और कई हमले एक साथ तेजी से जोयान की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और इस टाइम पे जोयान के माथे पे पसीना ही पसीना था। और इतनी खतरनाक सिचुएशन को देखते हुए जोयान अपने एशियंट हैवी जोयान रूलर को कसकर पकड़ लेता है। साथ ही इस तरीके की ब्लैक शैडोज को ब्लड बॉम्ब कहा जाता था और ये आमतौर पर ऐसी जगहों में होती थी जहाँ पे ब्लड काफी ज्यादा होता था, जैसे कि ये मॉन्स्टर ग्रेवयार्ड यहाँ पे उनके लिए बढ़ने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। साथ ही यहाँ पे जो यंग ब्लैक ब्लड बॉम्ब था उसकी पावर 2 स्टार डाउडी के आसपास तक पहुंच गई होती है। साथ ही अगर ये डेमन ग्रेवयार्ड के रिस्ट्रिक्शन के कारण नहीं होता तो हो सकता है कि इस बंदे की पावर और भी ज्यादा पीक लेवल पर पड़ती। हालांकि अगर जोयान यहाँ पे अपना सबसे बेस्ट देता तो उसकी अभी जीतने की कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे जो ये बॉम्ब थे ये काफी ज्यादा क्वांटिटी में थे और अगर ऐसे ही ये कंटिन्यू अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते रहे तो कुछ ही टाइम के अंदर जोयान की सिचुएशन काफी ज्यादा बुरी हो सकती थी। और अगर वो इन सभी ब्लैक ब्लड बॉम्ब से बचना चाहता था तो ये अभी भी काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। लेकिन जैसा कि हम लोग को पता है जोयान हार मानने वाला तो बंदा था ही नहीं। साथ ही उसे याद था वो चीजें जो ओल्ड झान ने उसे बताई थी। हालांकि तभी एक बार फिर से वही आवाज आती है, जूनियर क्या तुम मरना चाहते हो। साथ ही इनमें ब्लैक ब्लड वॉर्म काफी ज्यादा नाराज भी दिखाई दे रहे होते हैं। साथ ही उनकी नाराज आवाज को सुनकर जोयान के चेहरे पे एक अजीब ही स्माइल आ जाती है। साथ ही जोयान को यह भी पता था ये जो ब्लड बॉम्ब है ये एक्सट्रीमली पावरफुल है और इनकी स्किन काफी ज्यादा हार्ड है और स्ट्रॉन्ग भी।
इसलिए कोई भी नॉर्मल डाउ स्किल तो इन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। साथ ही जोयान अपनी पावर के साथ अगर इन ब्लैक ब्लड बॉम्ब का सामना कर रहा है जिसकी पावर 2 स्टार डाउडी लेवल पर है, तो जोयान को उम्मीद थी कि वो जीत तो बिल्कुल भी नहीं पाएगा। हालांकि जॉन ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी लॉन्गी एक बार फिर से अपेयर होता है। साथ ही जॉन को पता था कि लॉन्गी की बॉडी इन ब्लड बॉम्ब को निपटने के लिए काफी कैपेबल है और लॉन्गी के साथ मिलकर जोयान को उम्मीद थी कि शायद यहाँ पे समस्या को सॉल्व किया जा सके। हालांकि तभी अपने और जोयान के चारों तरफ घूम रहे ब्लैक ब्लड बॉम्ब को देखते हुए लॉन्गी अपने हाथ को हिलाता है और उससे काफी सारे गोल्डन लाइटिंग्स उसके हाथ में कंडेंस होने लगते जो कि एक गोल्डन स्फीयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ ही इस टाइम पे लॉन्गी भी धीरे धीरे अपनी पावर पे मास्टर हासिल कर रहा होता है और यहाँ तक कि अब वो लाइटिंग से अपने स्पीयर और वेपन्स को बदलने में भी कैपेबल हो चुका होता है। साथ ही इन ब्लड बॉम्ब का सामना करते हुए लॉन्गी में जरा सा भी डर नहीं था, क्योंकि उसने फील कर लिया था कि इनकी पावर इतनी ज्यादा भी नहीं है और इनकी बॉडी उनके जितनी मजबूत नहीं है। साथ ही लॉन्गी का सामना करते हुए ये जो ब्लैक ब्लड बॉम्ब होते हैं वो काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। साथ ही उन्होंने फील कर लिया था कि लॉन्गी की जो पावर है वो जो यान के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है और अगर वास्तव में जो यान किसी इंटेंट क्लास डाउट टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो हो सकता है कि जो यान लॉन्गी की पावर के बराबर पहुंच सके। हालांकि उनके चारों तरफ ज्यादातर ये बीस्ट पहुंच चुके होते हैं, यानी कि बॉम्ब, और जॉन खुद पे ही हंस रहा होता है क्योंकि जॉन को पता था अगर वो सेंटर में पहुंचना चाहता है तो पहले उसे इनसे निपटना होगा। इसलिए जॉन अपने हाथ में अपनी फ्लेम को अफेयर करते हुए सीधा ही अपने हैवी जॉन रूलर के अंदर डालने लगता है और इसके बाद उसे हैवी जॉन रूलर को सीधा ही जमीन में मार देता है, जिससे जमीन में काफी सारे मकड़ी के जाले की तरह क्रैक बन जाते हैं और वहीं पे डैम एंड ब्लड डिवोरिंग ब्लड बॉम्ब निकलता है। तभी ब्लड बॉम्ब कहता है, मुझे मारना तुम्हारे लिए अभी भी पर्याप्त नहीं है। हालांकि जो यान के हैवी जॉन रूलर को खाने के बाद ये बंदा लगभग 10 मीटर तक उल्टा सीधा लुढ़कता हुआ गया था, फिर भी भाई पोजिंग तो मारनी है ना, इसीलिए वो तुरंत ही कहता है 1 स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट लेवल के साथ तुम मुझे नहीं मार सकते। जिसके बाद वो अपनी फिगर को धीरे धीरे स्टेबल करता है और काफी ज्यादा गुस्से से जो यान की तरफ देखता है। साथ ही उसी टाइम पे काफी सारे स्नेक बीस्ट भी उसके तरफ आ जाते हैं, जिसके बाद वो बॉम्ब अपने मुंह को ओपन करता है और इन स्नेक बीस्ट को स्वैलो करने लगता है जिंदा ही। जिसके बाद आसमान में ब्लड क्लाउड धीरे धीरे कंडेंस होने लगता है। तभी जो यान ये देखता है तो उसके भी इंप्रेशन बदल जाते हैं कि ये बॉम्ब तो ऐसे ही सारे ही स्नेक बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। हालांकि ये जॉन के लिए एक तरीके से अच्छी बात भी थी, लेकिन वो देख सकता था इनके कारण जो ये बॉम्ब है उनकी पावर बढ़ रही होती है और सिचुएशन उसके हाथ से निकलती जा रही है। हालांकि तभी उनमें से एक ब्लड बॉम्ब कहता है, जाओ और बॉर्डर को प्रोटेक्ट करो, इस बच्चे को मेरे ऊपर छोड़ दो। और इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ऑरे वाला फिगर अचानक ही हवा में अपेयर होता है और वो जो यान और लॉन्गी की तरफ देखता है। साथ ही इस फिगर की जो शक्ल होती है वो काफी अजीब होती है और स्किन पूरी तरीके से ग्रीन कलर की होती है। साथ ही ये काफी ज्यादा बदसूरत दिख रहा होता है और ये इंसान तो कहीं से भी नहीं लग रहा था, बल्कि ये एक प्रकार का जानवर ही लग रहा होता है जिसकी पावर 2 स्टार डाउडी तक पहुंच गई होती है, जिसके कारण ये ह्यूमन में चेंज हो सकता था। साथ ही नीचे के सिल्क बॉम्ब यानी ब्लड बॉम्ब ऊपर की आसमान के उस फिगर के सामने काफी ज्यादा रिस्पेक्टेडली पेश हो रहे होते हैं और उसकी बात को सुनते ही वो तुरंत ही बॉर्डर की तरफ दौड़ने लगते हैं। तभी जॉन कहता है, एक और स्ट्रॉन्ग पर्सन, और जॉन यहाँ केवल स्माइल ही कर सकता था। तभी जॉन के दिमाग में केवल 2 ही चीजें आती हैं, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, येलो स्प्रिंग पाम और एक्सप्लोजिव स्टेप। और ये वही फाइटिंग टेक्निक थी जिन्हें झान लाओ ने अपग्रेड कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि झान लाओ हर टाइम पे इन टेक्निक्स पे ही ध्यान दे रहा होता है। साथ ही ये 2 बैटल स्किल लो ग्रेड के बैटल स्किल हैं, लेकिन ये कहा जा सकता था कि ये ड्यूकी कॉन्टिनेंट तक था। अब झान लाओ ने इन्हें फिर से अपग्रेड किया है और अपनी अजीब टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है, तो इनकी पावर कुछ ना कुछ लेवल तक तो बढ़ी ही होगी। साथ ही जो यान इन स्किल्स को पहले ही मास्टर कर चुका था, इसीलिए उसे समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। साथ ही एक्सप्लोजिव स्टेप, इस टाइम पे जॉन देख सकता था कि इसमें काफी इंपॉर्टेंस चेंज आए थे। साथ ही ओल्ड झान ने इसे एक नया नाम दिया था, एक्सट्रीम स्पीड, जो कि अटैकों को डॉज करने के लिए और मूवमेंट करने के लिए एक स्पीड टाइप टेक्निक थी। हालांकि तभी वो फिगर एक बार फिर कहती है, जूनियर आपने यहाँ हंगामा करने की हिम्मत की है, इसलिए आपको आज मरना होगा। दूसरी तरफ जोयान भी ऊपर के उस फिगर से थोड़ा सा डरा हुआ होता है। आखिरकार सामने वाले बंदे की पावर 2 स्टार डाउडी पर थी, जिसका कंपैरिजन उसकी पावर से तो नहीं किया जा सकता था। साथ ही जॉन को याद था कि अपनी हाई लेवल की डू टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो बड़ी मुश्किल से जो योंग के हाथों से बचा था, जो कि 2 स्टार डाउडी लेवल पर था। लेकिन यह फिगर जो आसमान में लटका हुआ था, ये तो ह्यूमन था ही नहीं। साथ ही इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और पावर भी। इसके हाथों से बचना तो और भी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी जोयान वीक होने का बिल्कुल भी दिखावा नहीं करता। जिसके बाद जोयान कहता है, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम कोशिश करके देख सकते हो, और हैवी जॉन रूलर को काफी ज्यादा कस के पकड़ लेता है। तभी जोयान के हाथ का हैवी जॉन रूलर एक मिस्टीरियस ऑरा भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये देखकर वो फिगर तुरंत ही कहता है, हैवी जॉन रूलर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 1 स्टार डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट लेवल के एक बच्चे के पास ऐसी अजीब चीज होगी।
लेकिन आपको भी ये पता होना चाहिए कि आप अपनी इतनी सी पावर के साथ पावर के इतने बड़े गैप को कैसे बदल सकते हैं। साथ ही ये जो हरे कलर का बंदा होता है ये भी एक बॉम्ब ही था जो कि ब्लड बॉम्ब के साथ ब्लड वाली जगह पे ही होता था और इसे ग्रीन ब्लड बॉम्ब कहा जाता था। साथ ही इसकी पोजीशन बाकियों के कंपैरिजन में हाई थी। साथ ही ये सभी लोग अपनी पावर को सुधारने के लिए अलग अलग ट्राइब और मॉन्स्टर को खा सकते थे और अपनी पावर को बढ़ा सकते थे। और शायद यही एक रीजन भी था कि इस डेसोलेट टॉम के ओनर ने इस टॉम को सील कर दिया था ताकि ये लोग कभी भी इस जगह से बाहर ही ना निकल पाए। हालांकि इसकी बकबक को सुनते हुए जॉन काफी ज्यादा बोर हो गया होता है, इसीलिए वो तुरंत ही कहता है एम्परर यान फायर बर्निंग बॉडी। और जॉन के सारी बॉडी के एक्यूपंचर पॉइंट्स ओपन हो जाते हैं और बॉडी से पावरफुल फ्लेम्स रिलीज होने लगती हैं। साथ ही जॉन की बॉडी पूरी तरीके से सूज जाती है और उसकी फिगर 100 फीट बड़ी हो जाती है। साथ ही डाउडी में कन्वर्ट हो जाने के बाद जो यान की फिजिकल स्ट्रेंथ पहले ही काफी ज्यादा बढ़ गई होती है। साथ ही जॉन के साइज के साथ साथ उसका हैवी जुआन रूलर उसकी साइज भी बड़ी हो जाती है और उसका कलर और भी ज्यादा आइकॉनिक था, जिसके कारण काफी सारे डेमोनिक ब्लड बॉम्ब का ध्यान इस तरफ अट्रैक्ट होता है। दूसरा ग्रीन ब्लड बॉम्ब की भी फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं। उसके माथे पे उसकी नसें बुरी हुई होती हैं और मुट्ठी आँख कसी हुई होती हैं, जिसके बाद उसकी मुट्ठी की साइज अचानक से 2 गुनी हो जाती है और वो अपने फिस्ट अटैक को जो यान की तरफ चार्ज कर देता है। साथ ही जो यान जो कि अपनी फ्लेम से घिरा हुआ होता है, इस फिस्ट अटैक और इसके साथ आ रहे ब्लड मिस्ट के साथ जैसे ही जान की फ्लेम और ऑरा टकराता है तो एक बूम की आवाज सुनाई देती है और इसके बाद जो शॉक वेव जनरेट होती है उससे बाकी के सिल्क बॉम्ब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही उन्हें पता था ग्रीन सिल्क बॉम्ब उनके ब्लड सिल्क बॉम्ब लीडर के बाद दूसरे नंबर पर था। तभी जॉन कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ ये छोटा सा कीड़ा कितना ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद जो यान येलो स्प्रिंग पाम अटैक उसके ऊपर चार्ज कर देता है और जैसे ही जॉन इसे चार्ज करता है जो यान की पूरी बॉडी कांपने लगती है और उसकी डूकुई पूरी तरीके से सो होती है, जिसके बाद एक पावरफुल हैंड प्रिंट हवा में क्रिएट होता है जो कि एशियन ऑरा से भरा हुआ होता है और साइज लगभग 100 फीट के आकार की होती है। साथ ही इस पाम के अंदर अजीबोगरीब लाइनों को भी देखा जा सकता था। साथ ही जानलाओ द्वारा उसके येलो स्प्रिंग पाम को सुधारे जाने के बाद इसकी पावर थोड़ी सी बढ़ गई होती है और इस टाइम पे इसका यूज करके सिल्क बॉम्ब को टक्कर दी जा सकती थी। जिसके बाद ये दोनों ही पावरफुल औरे स्पेस को ब्रेक करने लगते हैं और काफी सारे स्नेक बीस्ट आसपास की जगह की निगरानी कर रहे होते हैं। साथ ही इन दोनों अटैकों के टक्कर के कारण चारों तरफ एनर्जी वेव जनरेट हो रही होती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती हैं। और जैसे ही वो पंच पावरफुल एनर्जी हैंड प्रिंट से जाकर टकराता है तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो एक दूसरे को नष्ट कर रहे हो और सप्रेस करने में पूरी पावर झोंक रहे हो। हालांकि इन दोनों ही टक्करों में जो यान को थोड़ा सा नुकसान हुआ होता है, लेकिन ध्यान से देखने पे ये पता लगाया जा सकता था कि जॉन का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जो वास्तव में 2 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर के अटैक को भी इस हद तक मजबूर कर सकता था कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए। साथ ही इस अटैक के बाद ग्रीन ब्लड बॉम्ब वो भी अपने हाथ को पीछे खींच लेता है, जिसके बाद एक पावरफुल पावर को अपने हाथ में जनरेट करते हुए वो काफी स्पीड के साथ जो यान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि जो यान कमजोरी नहीं दिखाता और अपने हाथ को पकड़कर अपने हाथ की और ज्यादा ओरिजिन कुई को अपने पाम अटैक के अंदर डालने लगता है और दोनों के अटैक एक बार फिर से एक दूसरे से टकरा जाते हैं और पावरफुल और एक बार फिर से चारों तरफ फैलने लगता है। दूसरा ग्रीन ब्लड बॉम्ब जब ये देखता है कि 1 स्टार डाउडी के सामने वो मैच में जीत नहीं पा रहे तो वो थोड़ा सा और भी ज्यादा जल्दबाजी दिखाने लगता है और अपने अटैकों की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। दूसरी तरफ जो पीछे हटने का कोई भी इरादा नहीं दिखाता और वो भी अपने अटैकों को और ज्यादा फास्ट कर देता है और एनर्जी को कंटिन्यू और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता जा रहा होता है, जिससे लगभग ग्रीन ब्लड बॉम्ब के भी सिर में चक्कर आने लगा था। और काफी देर के एक्सचेंजों के बाद जो यान उसका येलो स्प्रिंग पाम डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस पाम अटैक की डिस्ट्रॉय होने के बाद जॉन मुंह से ब्लड की वॉमिटी करने लगता है, जिससे साफ तौर पर देखा जा सकता था कि जॉन काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया है। साथ ही ग्रीन ब्लड बॉम्ब काफी इजीली जॉन को घायल कर रहा होता है, वो भी अपनी नॉर्मल पावर के साथ। अगर वो वास्तव में अपनी ओरिजिनल पावर को शो करता तो इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो जो यान को मार भी सकता था। साथ ही जो यान भी अब समझ जाता है कि इससे फाइट करना पूरी तरीके से बेकार और यहाँ से भागना ही बेटर होगा, इसलिए वो तुरंत ही हड़बड़ाते हुए लोंगी की तरफ देखता है और एक कदम आगे बढ़ाते हुए लोंगी की तरफ आ जाता है, जो अभी भी नीचे के बीस्टों के साथ फाइट कर रहा था। जिसके बाद जॉन चिल्लाता है लोंगी जल्दी टावर के अंदर वापस आ जाओ। और जॉन को पता था यहाँ से बचकर निकलना ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, इसलिए जॉन के पैरों के नीचे स्कारलेट रेड लाइट साइन होती है और जॉन एक स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसा ही लोंगी टावर में लौटने वाला था कि लोंगी के ऊपर एक अजीब सी फिगर दिखाई देती है और उसका क्रूअल ऑरा लोंगी को टच करने ही वाला था कि तभी जॉन ये देखकर शॉक होता है और तुरंत ही अपने एक्सप्लोसिव स्टेप एक्सट्रीम स्पीड का यूज करता है और सीधा ही कुछ मीटर दूर लोंगी की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ ग्रीन ब्लड बॉम्ब जो कि जोयान के सोल अटैक से सदमे से उबर चुका होता है, तुरंत ही लोंगी की तरफ देखता है और इसके बाद जोयान को देखता है जो उसकी तरफ भाग रहा था और उससे ज्यादा दूर नहीं था, तो वो काफी ज्यादा नाराज होता है और स्पीड से जोयान की तरफ दौड़ता है। दूसरा जोयान को जोयान की तरफ ग्रीन ब्लड बॉम्ब को दौड़ता हुआ देखकर लोंगी काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। साथ ही जोयान देख सकता था कि लोंगी आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी अचानक ही लोंगी से कोई पावरफुल अटैक टकराता है और लोंगी बेहोश होते हुए जमीन में गिर जाता है।
ये देखकर जॉन काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि जॉन को पता था ग्रीन ब्लड बॉम्ब अभी भी उसका पीछा कर रहा है। इसीलिए जॉन काफी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और साथ ही साथ उसके हैंड प्रिंट साइन भी चेंज हो रहे होते हैं। साथ ही अभी की इस फाइट में जॉन ने काफी ज्यादा ओरिजिन क्विक का यूज कर लिया था और इस टाइम पे उसकी ओरिजिन क्विक लगभग समाप्त हो रही होती है और जॉन को पता था कि अब बची हुई ओरिजिन क्विक इन 10th क्लास टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए काफी नहीं है। इसलिए जॉन तुरंत ही अचानक से घूमता है और ग्रीन ब्लड बॉम्ब का सामना करते हुए अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाते हुए तुरंत ही कहता है येलो स्प्रिंग फिंगर। ये देखकर ग्रीन ब्लड बॉम्ब जिसका हाथ कांप रहा होता है और काफी टाइम से वो भी अपने अटैक को चेंज कर रहा होता है और क्रिएट कर रहा होता है। आखिरकार एक पावरफुल फिस्ट अटैक अपेयर होता है जो एक पावरफुल पावर को लेकर जो यान की तरफ बढ़ने लगता है और इससे पंच के टकराते ही जॉन की जो येलो स्प्रिंग फिंगर होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो अटैक सीधा ही जॉन की चेस्ट पे जाकर टकराता है और इसकी जो पावर होती है वो जो यान के अंदर जैसे एंटर होती है तो जॉन ब्लड की बॉम्बिटी करने लगता है। आंखें धुंधली हो जाती हैं। ये देखकर लॉन्गी उस अजीब फिगर को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए पावरफुल रोड करता है और लॉन्गी तुरंत ही ह्यूमन शेप से चेंज होकर 100 फीट लंबे गोल्डन ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी बॉडी के अपीयर होते ही उससे निकलने वाले ऑरे से ही लगभग 100+ स्नेक बीस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उनकी हड्डियां तक नहीं बचती भाई, हवा में ही जल के खाक। साथ ही उसकी बॉडी की पावरफुल फोर्स से और निकलने वाले वाइल्ड ऑरे से आसपास के डेविल बीस्ट भी तुरंत ही पीछे की तरफ चले जाते हैं। साथ ही लॉन्गी की गोल्डन आइस में ब्लड लाइंस को देखा जा सकता था, मतलब आंखों में खून की धारियों को, जिसके बाद वो काफी स्पीड से जो यान की डायरेक्शन में दौड़ने लगता है। हालांकि वो अभी बढ़ा ही था कि तभी उस अजीब फिगर का एक अटैक लॉन्गी की तरफ होता है जो उसे पीछे की तरफ खदेड़ देता है और ये अटैक लॉन्गी की ड्रैगन बॉडी को भी चीर देता है जिससे उसका मांस दिखाई देने लगता है और उससे खून बहने लगता है। दूसरी तरफ जोयान की भी कमजोर बॉडी नीचे जोयान गिर गया होता है इसके कारण और काफी ज्यादा हैवीली इंजर्ड हो गया होता है। साथ ही इतना भारी झटका जोयान कैसे बर्दाश्त कर सकता था, इसीलिए वो हेल्पलेस होकर केवल लॉन्गी को देख सकता था जो पहले ही खून से लथपथ हो गया होता है। हालांकि जोयान के बेहोश होते ही लॉन्गी भी इस टाइम तक बेहोश हो गया होता है और इन दोनों की फाइट कैन होते ही डेमन ग्रेवयार्ड के बीच में एक दूसरी फाइट स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे स्नेक बीस्ट ब्लड सिल्क बॉम्ब के साथ फाइट करने लगते हैं और इनकी फाइट में बीच बीच में गोल्डन लाइट साइन हो रही होती है, जिसके बाद हमें एक अंधेरा एक बिल्कुल लाइफलेस प्लेस दिखाई देता है जहाँ पे कुछ लाइट्स साइन हो रही होती है और हर जगह पर फैल रही होती हैं और वहाँ पे एक ब्लैक शैडो हवा में लटकी हुई होती है और ये ब्लैक शैडो बिल्कुल जोयान होती है जो अननोन टाइम से बेहोश था। जोयान बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलता है। साथ ही अपनी बॉडी की फर्स्ट जांच के बाद जोयान फील कर सकता था कि उसकी बॉडी की ज्यादातर चोटें पहले ही ठीक हो चुकी हैं। ये देखकर जोयान खुद से ही कहता है क्या ये उसकी कैओस होली फ्लेम के कारण हो सकता है क्या। हालांकि तभी एक आवाज आती है उठो, और जैसे ही जोयान अपनी आंखें खोलता है उसके बगल में झानलाओ पेयर होता है। ये देखकर जोयान शरीर को मूवमेंट करता है और अपने सिर को हिलाता है। साथ ही उसकी बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और सिर में चक्कर आ रहे होते हैं क्योंकि इस बार उसे काफी हैवी इंजरीज आई थी। हालांकि उसकी हेवनली फ्लेम या कि स्काई फायर ने उसकी चोटों को काफी हद तक रिकवर कर दिया था, लेकिन अभी भी उसकी बॉडी के आसपास ब्लड होता है जिसके कारण जोयान की बॉडी काफी ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही होती है। जिसके बाद जोयान कहता है ये जगह कहाँ है। ये सुनकर ओल्डर थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए कहता है, तभी जानलाओ इस्तेमाल करते हुए कहते हैं आप काफी ज्यादा लकी थे, जब वो अटैक आपसे टकराया तो आप सेंटर की तरफ पहुंच गए थे। साथ ही जिस चीज की हम तलाश कर रहे हैं वो भी अंदर है और ऐसा लगता है कि अभी भी यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। ये देखकर जोयान इस्तेमाल करते हुए कहता है वो वास्तव में काफी खतरनाक सिचुएशन थी और 2 स्टार डाउडी कोई ऐसा नहीं जिसे मैं अपनी पावर के साथ हरा सकूं, और ये तो मैं लकी था कि मैं वास्तव में इस जगह पर पहुंच गया, वरना मुझे लगता था कि ग्रीन सिल्क बॉम्ब के हाथों मैं यहाँ पे मार दिया जाता। ये देखकर जानलाओ तुरंत ही कहते हैं यहाँ के डैमेज काफी ज्यादा खतरनाक हैं, इसीलिए अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कैओस होली फ्लेम का यूज करें और पहले अपनी चोटों को ठीक करें। जिसके बाद जोयान उठकर मेडिसिन पिल को निकालने वाला था कि तभी ओल्ड जान कहते हैं इस बार आपको अपनी बॉडी के इस कैओस होली फ्लेम को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो आप पहले ही मारे गए होते ग्रीन सिल्क बॉम्ब के हाथों। हालांकि जोयान काफी ज्यादा गुस्से से ओल्ड जान को देख रहा होता है, तभी ओल्ड जान जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं मुझे ये मत बताओ कि अब तुम इस चीज से इतना ज्यादा परेशान हो। हालांकि ये पंच काफी ज्यादा खतरनाक था और मैं तुम्हें अब पर्सनल ट्रेन करूंगा, और ऐसा कहते हुए वो थोड़ा सा स्माइल करते हैं। दूसरी तरफ जोयान भी मेडिसिन को स्वेलो कर लेता है और जानलाओ को इग्नोर मार देता है और किनारे बैठकर अपनी कैओस होली फ्लेम से इस पिल को रिफाइन करते हुए अपनी बॉडी को धीरे धीरे रिकवर करने लगता है। साथ ही जोयान ने फील किया था कि कैओस होली फ्लेम तब के कंपैरिजन में अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जब यह पहली बार फ्यूज हुआ था। साथ ही जोयान ने फील किया था वो जितना ज्यादा एम्परर को या ओरिजिन को स्वेलो करता जा रहा होता है उतनी ही ज्यादा ये कैओस होली फ्लेम फ्यूज होती जा रही होती है और स्ट्रॉन्ग बनती जा रही होती है। जिसके बाद जोयान अचानक कहता है वैसे लॉन्गी, और उसकी आंखें अचानक खुल जाती जैसे उसे कुछ याद आया हो। फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा बुरे होते हैं। जोयान को याद था कि वो भी एक अननोन पर्सन के अटैक से बेहोश हो गया था। लॉन्गी की बॉडी खून से लथपथ थी, साथ ही उसे तो उसकी कैओस होली फ्लेम का प्रोटेक्शन था, लेकिन लॉन्गी के लिए तभी ओल्ड जान तुरंत ही कहते हैं चिंता मत करो लॉन्गी, हेवन और अर्थ के बीच की एक स्पेशल चीज है, उसके साथ कोई भी दुर्घटना होना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है।
हालांकि ओल्ड झांग के कहने के बाद भी जॉन तुरंत ही कहता है अगर लॉन्गी को कुछ भी हुआ तो मैं पूरे डायमंड ग्रेवयार्ड को खून की नदी में बदल दूंगा। इस टाइम पे जॉन की आंखें काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं और कोल्ड किलिंग इंटेंट और से भरी हुई होती हैं। तभी ओल्ड जॉन कहते हैं पहले अपनी चोटों को रिकवर करो फिर हम बात करेंगे। मेरा मानना है कि उनके साथ डील करना इतना भी ज्यादा इजी नहीं है। आप जितना जल्दी हो सके अपनी चोटों को रिकवर करिए और मैं आपको इस डायमंड ग्रेवयार्ड को साफ करने की स्ट्रेंथ दूंगा। ये सुनकर जॉन तुरंत ही अपना सिर लाता है और सोचता है कि ओल्ड जांग ने उसे पहले ही कहा था कि यहाँ ऐसी चीजें हैं, तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है जो वास्तव में उसकी पावर को 2 स्टार डाउडी तक बढ़ा सकती थी। और अगर उसके पास 2 स्टार डाउडी लेवल की पावर होती तो उसका मानना था कि ग्रीन ब्लड बॉम्ब भी उसके लिए मैच नहीं होगा। साथ ही ई या के इंटेंट क्लास के डाउ टेक्निक को या डू टेक्निक को वो काफी आसानी से परफॉर्म कर पाएगा। यह सोचकर जॉन अपनी आंखों को बंद कर लेता है और हेवन अर्थ की एनर्जी को जल्द से जल्द स्वेलो करने लगता है। और इस टाइम पे ये एनर्जी जॉन के चारों तरफ कंडेंस हो रही होती है और जोयान की चोटें भी इसके इफेक्ट के कारण जल्दी जल्दी ठीक हो रही होती हैं। साथ ही इस टाइम पे जोयान को एनर्जी अब्जॉर्बेशन में काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम लगता है क्योंकि आखिरकार जॉन काफी ज्यादा हैवीली इंजर्ड भी था। साथ ही इस टाइम पे डायमंड ग्रेवयार्ड के बॉर्डर पर काफी ज्यादा गंदगी होती और दहाड़ों की आवाज को सुना जा सकता था और इस जगह की ऐसी हालत पूरी तरीके से जोयान के कारण हुई थी। और इस टाइम पे डायमंड ग्रेवयार्ड के बाहरी इलाके में 2 पावरफुल पावर हाउसेस जहां डायमंड स्नेक ट्राइब और ब्लड बॉम्ब ट्राइब एक दूसरे के एरिया में अपने अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे होते और एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। हालांकि ये ट्राइब्स एक दूसरे पर तो अटैक नहीं करती थी और हमेशा ही शांत रहती थी, लेकिन भले ही ऐसे लोग होते थे जो एक दूसरे के एरिया में कभी कभी भटक जाते थे और मार दिए जाते थे, लेकिन कभी भी उनके बीच में इतनी ह्यूज क्वांटिटी में फाइट नहीं हुई थी। हालांकि जोयान की प्रेजेंस के कारण ये सब सिचुएशन पूरी तरीके से चेंज हो गई होती और एक दूसरे के इलाके में ये लोग घुस चुके होते हैं, इसीलिए ये जो फाइट थी वो काफी ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में थी। साथ ही साथ वो लोग तो अपनी अपनी जगह को प्रोटेक्ट कर रहे होते, लेकिन जोयान तो एक ह्यूमन था, वो उनकी जगह पर कैसे एंटर हो सकता था और परेशानी कैसे पैदा कर सकता था, इस चीज को वो बिल्कुल नहीं देख सकते थे। साथ ही ये जोयान के ही कारण हुआ था क्योंकि जब इन स्नेकों ने जॉन का पीछा स्टार्ट किया था तब जॉन इन्हें दौड़ाता हुआ ब्लड बॉम्ब के इलाके में ले गया था, जिसके कारण उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई थी और दोनों ही ट्राइब को काफी ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ था। साथ ही जब जोयान गायब हुआ तो ब्लड बॉम्ब ट्राइब ने सोचा था कि शायद अब स्नेक चले जाएंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये लोग पीछे हटने में बिल्कुल भी संकेत नहीं दिखाएंगे। साथ ही स्नेक ट्राइब को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, इसीलिए वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ ब्लड बॉम्ब ट्राइब के साथ फाइट कर रहे होते हैं। साथ ही उन्हें चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, वो अपनी हाई क्वांटिटी और ज्यादा क्वांटिटी पर प्रॉफिट और भरोसा करते हुए इनके साथ फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। हालांकि दोनों ही ग्रुप एक दूसरे से फाइट कर रहे होते, लेकिन तभी उनके बीच में एक गोल्डन लाइन साइन होती है और ये गोल्डन लाइट जैसे ही उनके बीच से निकलती है तो चाहे वो ब्लड बॉम्ब हो या कि फिर स्नेक, तभी ब्लड फॉग में बदल जाते हैं। और ये गोल्डन लाइट और कोई नहीं बल्कि लॉन्गी होता है, जो इस टाइम पे पूरी तरीके से गुस्से में था और दोनों बीचों के या दोनों ग्रुप्स के बीच की फाइट का प्रॉफिट उठाते हुए लॉन्गी धीरे धीरे अपनी पावर को गैदर कर रहा होता है और सही टाइम पे अपेयर हुआ होता है। साथ ही इस टाइम पे लॉन्गी बीच बीच में अपेयर होकर कभी स्नेक टाइप के बंदों को तो कभी ब्लड बॉम्ब टाइप के बंदों को मार देता था और फिर गायब हो जाता था, जिससे उसने इन दोनों के ही गुस्सों को काफी ज्यादा भड़का दिया था। साथ ही इस टाइम पे लॉन्गी की जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा भयानक लेवल पर पहुंच गई होती है और वो इनके बीच में दौड़ रहा होता है तो केवल ऐसा दिखाई दे रहा होता है जैसे कि गोल्डन लाइट साइन हो रही हो। हालांकि तभी एक आवाज आती है, मेरी बात सुनो, मुझे उस फिगर को किसी भी हालत में पकड़ना होगा। और इसके बाद एक फिगर आसमान में दिखाई देती है जो कि वही बंदा था, ग्रीन ब्लड बॉम्ब जो जोयान से फाइट कर रहा था। और वो इस टाइम पे बेहद गुस्से में होता है क्योंकि उसकी स्पीड भी लॉन्गी जितनी तेज नहीं थी। दूसरी तरफ लॉन्गी जिसे प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता था, वो रुकने के जरा से भी संकेत नहीं दिखाता और बार बार गायब हो रहा होता है और अपेयर हो रहा होता है और इन्हें पीट रहा होता है। हालांकि लॉन्गी इस सिचुएशन में ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था, ये उसे भी पता था। दूसरी तरफ एक जगह पर जहाँ पे जोयान बैठा हुआ होता है और कल्टीवेट कर रहा होता है और अपने आप को ठीक कर रहा होता है, धीरे धीरे टाइम बीतता है और कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद जोयान अपनी आंखें खोलता है। कई दिनों बाद जोयान की चोटें पूरी तरीके से ठीक हो गई होती हैं, जिसके बाद जोयान खड़े होते हुए अपने आसपास की हर एक चीज को देखता है। साथ ही जोयान को कुछ मिलता तो नहीं, लेकिन जोयान ने यहाँ पे फील किया था कि उसकी सोच से भी ज्यादा ब्लड एनर्जी यहाँ पर थी और एक एक करके यहाँ पे ब्लड एनर्जी का पीसलेस फॉर्म क्रिएट हो रहा होता है। जिसके बाद जोयान कहता है ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर मैं बिना कैओस होली फ्लेम के प्रोटेक्शन के अंदर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं डायरेक्ट इस चीज से डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। तभी उसके बगल में एक ब्लू कलर की लाइट साइन होती है जो कि ओल्ड झान होते हैं और ये देख कर कि इस जगह की ब्लड एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं अच्छी बात है, लेकिन मैं केवल इतना ही कहूंगा कि आपको इस डायमंड ब्लड एनर्जी को बर्दाश्त करना होगा। साथ ही आप लगभग ठीक हो चुके हैं, इसीलिए चलिए चलते हैं। और इतना कहने के बाद ओल्ड झान वापस से गोल्डन टावर के अंदर चले जाते हैं और जोयान अपना सिर हिलाता है। उसे भी पता था उसे जल्द से जल्द जर्लिंग करनी होगी क्योंकि उसे नहीं पता था कि लॉन्गी को क्या हुआ है। जॉन को पता था उसे जल्द से जल्द जल्दी करनी होगी क्योंकि उसे नहीं पता था लॉन्गी किस हालत में होगा।
साथ ही उसे जल्द से जल्द अपनी पावर को भी सुधारना होगा, वरना वो अभी भी अगर बाहर जाता है तो मारा जाएगा। साथ ही जॉन इस चीज को लेकर भी काफी ज्यादा क्यूरियस था कि आखिरकार वो कौन सी चीज है जो उसे 2 स्टार डाउडी लेवल तक ब्रेक थ्रू करा सकती थी, जिसके बाद उसकी फिगर मूवमेंट करते हुए पूरी तरीके से फ्लेम से ढक जाती है और जॉन आगे बढ़ जाता है। साथ ही जॉन काफी सारे आफ्टर इमेज को छोड़ता हुआ अंदर की तरफ जा रहा होता है और इस टाइम पे जॉन 3000 लाइटिंग स्टेप का यूज कर रहा होता है। साथ ही 3000 लाइटिंग स्टेप या की मूवमेंट जॉन के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो रही होती है। साथ ही जॉन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है तो उसकी बॉडी की जो फ्लेम होती है वो आसपास की एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। हालांकि इसके अंदर के कुछ ब्लड ड्रॉप से जो यान की बॉडी पे कुछ घाव बन जाते हैं, लेकिन जो यान की जो कैओस वाली फ्लेम होती है तुरंत ही उस ब्लड को मेल्ट करने लगती है और जो यान के घावों को ठीक करने लगती है। और इस टाइम पे जॉन चकमा देते देते और आगे बढ़ते बढ़ते लगभग इसे ब्लड फॉग के डीप एरिया तक पहुंच चुका होता है। तभी जॉन की आंखों में एक शानदार सीन दिखाई देता है। जॉन ने देखा था कि इस ब्लड फॉग के अंदर से धुई धुआं बूम बाम की आवाज आ रही होती है और आसपास की जगह इनसे वाइब्रेट हो रही होती है और जॉन की आंखों के सामने एक ब्लड फिगर दिखाई देती है। जॉन ने देखा था उसके हाथ में 4 ब्लड कोई चेन होती है जो किसी की बांह जितनी मोटी थी। साथ ही ब्लड रेड कोई चेन के चारों तरफ उनके नोक पर 4 काफी बड़े ब्लड स्टोन होते हैं जो भी किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी थे। तभी जॉन जब उस फिगर को ध्यान से देखता है तो उस टाइम तक ओल्ड जॉन भी अब टावर से बाहर आ चुके होते और अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए वो धीरे से स्माइल करते हुए कहते हैं, ये हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट है छोटे साथी, और ये है सामो पपेट। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि इस पपेट को भले ही सील कर दिया गया है, इसकी ताकत अभी भी 2 स्टार डाउडी से कम नहीं है। साथ ही इसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गली हैवीली स्ट्रॉन्ग है और शायद ये बॉम्ब उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तभी जॉन कहता है एम्परर की पावर, और उसकी आंखों से तो तुरंत ही 2 लाइट साइन होने लगती हैं। उसे पता था कि 2 स्टार डाउडी लेवल की पेट कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। साथ ही ये जॉन के लिए काफी बड़ी हेल्पर भी बन सकती है। साथ ही ये इविल पपेट काफी ज्यादा बर्न ब्लड और साथ ही साथ मरे हुए लोगों से बनी हुई थी। साथ ही इसे एक शक्तिशाली या की पावरफुल पपेट मास्टर द्वारा रिफाइन किया गया था, इसलिए इसकी पावर को भी स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए। और हालांकि जो यान के पास एम्परर टियर की स्पिरिचुअल पावर थी, लेकिन जॉन को पता था उसके लिए अभी भी यह मुश्किल होगा कि वो इसे कंट्रोल कर पाए। साथ ही अभी भी इस चीज को और भी ज्यादा रिफाइन करने की जरूरत थी। तभी ओल्ड झान लाओ कहते हैं, बेशक ये चीज आपके लिए काफी अच्छी होगी, इसलिए जाओ और उसे ले आओ। साथ ही उस चीज के दिमाग से बचना और अलर्ट रहना। और इतना कहने के बाद वो गायब हो जाते हैं और जॉन ओल्ड झान को गायब होते हुए देखता है तो स्माइल करता है। जॉन ने देखा था कि ओल्ड झान बिल्कुल एल्डर याओ लाओ जैसे दिखते थे, जिसके बाद जॉन उन्हें इग्नोर मारते हुए उस डैमेज पपेट को देखता है और अपने हाथ को लहराता है, जिसके बाद वो कहता है 2 स्टार डाउडी, ये पावर तो सच में काफी अच्छी बात है। साथ ही उसने सामो पपेट के अंदर से कोल्ड किलिंग इंटेंट को फील किया था, जिससे जॉन कहता है इसे रिफाइन करने में वास्तव में काफी ज्यादा एनर्जी लगने वाली है। और इतना कहते हुए जॉन उस सामो पपेट के सामने आ जाता है। साथ ही उसे ध्यान से देखने पर ऐसा लग रहा होता है जैसे उसकी पूरी बॉडी ब्लड से बनी हुई हो। साथ ही उसके एल्यूजनरी मेरेडियंस और बेन्स को देखा जा सकता था और ऐसा लग रहा था कि उससे अभी भी ब्लड बह रहा हो। जिसके बाद जॉन तुरंत ही उस पपेट के सामने पहुंचकर कहता है डैम इट, चलो। और इसके बाद जॉन तुरंत अपनी जीभ को काटता है और उससे ब्लड एसेंस को बाहर थूक देता है और ये ब्लड एसेंस तुरंत ही हवा में कंडेंस होकर पपेट की सीलिंग मेथड के ऊपर अटैक कर देता है और उसके अंदर चेंजेस करने लगता है। ब्लड एसेंस की पावर काफी ज्यादा थी और इस टाइम पे जॉन काफी यार क्रुएल्टी से इस चीज को पूरी तरीके से हत्याने के मूड में आ गया होता है। साथ ही जॉन की ब्लड एसेंस उस सील को तुरंत ही ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और इसके बाद जो यान उस पपेट को देख रहा होता है जिससे वाइल्ड ऑरा जनरेट हो रहा होता है, तो जॉन अपनी स्पिरिचुअल पावर को तुरंत ही उस सील के साथ मिक्स करने लगता है और उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। हालांकि इसमें जॉन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन एट दैट एंड जो यान आखिरकार उस सील को कंट्रोल करते हुए सीधा उस पपेट के बॉडी के अंदर एंटर करा देता है। साथ ही यह सील पहले के कंपेरिजन में थोड़ा सा बदल जाती है और हल्के लिक्विड में बदलकर तुरंत ही उस पपेट के बॉडी के अंदर चली जाती है। ये देखकर जो यान का चेहरा तुरंत ही खुशी उसके ऊपर दिखाई देने लगती है, जिसके बाद जॉन कहता है आखिरकार मैंने इसके अंदर सोल सील कर्स लगा दिया। और इतना करने के बाद वो पपेट आखिरकार अपनी आंखें खोलती है और इसके बाद एक मोटा कोल्ड किलिंग इंटेंट और चारों तरफ फैलने लगता है और इस कोल्ड किलिंग इंटेंट और से तो जॉन खुद भी कांपने लगता है। तब इस टाइम पे सामो पपेट के फेस में कोई भी इंप्रेशन नहीं होते और उसकी चारों जंजीरें धीरे धीरे नीचे गिर जाती हैं। साथ ही इस टाइम पे ये पपेट काफी आसान दिखाई दे रही होती है। ये देखकर जॉन अपने हाथ को मूवमेंट करता है और तुरंत ही सामो पपेट को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। साथ ही जॉन ने फील किया था कि इस पपेट की जो ब्लड एनर्जी थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और जॉन को पता था कि वो लॉन्ग टाइम तक इसे कंट्रोल नहीं कर सकता और अगर वो इसे कंट्रोल करता है तो हो सकता है कि ब्लड एनर्जी के कारण इसकी जो सील है वो इफेक्टिव हो जाए। साथ ही जॉन को इस पपेट को रिफाइन करने में और एक्सेप्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लगा था और काफी ज्यादा एनर्जी भी लगी थी, जिससे जॉन काफी ज्यादा थक जाता है और जल्दी से ठीक होने के लिए बैठ जाता है। साथ ही उस पपेट के अंदर सोल कर सील को छोड़ना ये काफी ज्यादा थकाऊ काम था। साथ ही इसकी पावर भी काफी ज्यादा अत्याचार यानी कि वाइल्ड थी और अगर जो यान के पास पपेट को लेकर इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो वो कभी भी इसके ऊपर ब्लड सील को परफॉर्म नहीं कर पाता।
हालांकि इस बार जॉन को संभलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और वो तुरंत ही खड़ा होकर जिसके बाद वो इस स्पेस के डीप एरिया की तरफ देखता है। जो यान ने सुना था कि जान लाओ ने कहा था ये पपेट तो केवल अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, इस स्पेस के डीप एरिया में और भी ज्यादा अच्छी चीजें होनी चाहिए। साथ ही जॉन ने फील किया था कि इस जगह की ब्लड पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही होती है और ये उसकी बॉडी पे टाइम टू टाइम घाव छोड़ती जा रही थी। साथ ही जॉन इस एनर्जी को या ब्लड फॉग को रिफाइन करने के लिए अपनी फ्लेम की एनर्जी का यूज करने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार वो ऐसा नहीं कर सका था। साथ ही जो यान का फिगर स्पेस के अंदर बढ़ता जा रहा होता और वो जान लाओ द्वारा कई यही बातों को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस था कि आखिरकार यहाँ पे और क्या अच्छी चीजें मिल सकती है और कोई ऐसी चीज जो कि उसे सीधा ही 2 स्टार डाउडी लेवल पर अपग्रेड कर सकती थी। ये जो यान के लिए पहले ही काफी अच्छी थी। साथ ही जॉन को पता था अगर ऐसी कोई चीज होती तो वास्तव में काफी सारे लोग को अट्रैक्ट करती और काफी बड़े विवाद का भी कारण ये बन सकती थी। साथ ही जॉन जान लाओ की आइडेंटिटी को लेकर भी काफी यार क्यूरियस था कि उसे आखिरकार इतनी चीजें पता कैसे हैं और वो आखिरकार है कौन। जिसके बाद जॉन स्पीड से दौड़ता हुआ अपनी एक्सट्रीम स्पीड का यूज करता है और इस टाइम पे जॉन की स्पीड काफी भयानक लेवल पर पहुंच गई होती है। साथ ही 3000 लाइटिंग स्पीड और एक्सप्लोसिव स्टेप एक्सट्रीम स्पीड दोनों ही मूवमेंट टाइप स्पीड थी जिनका जॉन यूज कर रहा होता है। साथ ही इनकी कंबाइंड पावर के साथ जोयान की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट थी, यहाँ तक कि 2 स्टार डाउडी भी उसके बराबर फास्ट नहीं हो सकता था। साथ ही काफी तेज स्पीड से दौड़ने के बाद जॉन पहले ही काफी दूरी को तय कर चुका होता है। साथ ही उसे उम्मीद नहीं थी कि अब वो पहले ही इस जगह के डीप एरिया तक पहुंच चुका है या नहीं। साथ यहाँ की ब्लड मिस्ट जो थी वो भी काफी ज्यादा फास्ट और ज्यादा हो गई होती है और जो यान की बॉडी में काफी ज्यादा गहरे घाव के निशान बन गए होते हैं, जिसके कारण जॉन अपनी फ्लेम की पावर को बढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। हालांकि तभी जो यान धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कुछ दूरी पर जॉन की आंखों में गोल्डन लाइट साइन होती है और जॉन को अचानक ही कुछ दिखाई देता है और ये एक रून होता है जो कि काफी अजीब एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा था और उसके चारों तरफ एनर्जी काफी ज्यादा कसकर घूम रही होती है। साथ ही जॉन देख सकता था कि वहाँ पे एक एनर्जी वॉर्टेक्स बना हुआ है जो कि आसपास की ब्लड एनर्जी को भी ऑब्जर्व कर रहा होता है और ये एनर्जी जैसे जो यान भी नहीं झेल पा रहा था ये वॉर्टेक्स उसे भी ऑब्जर्व कर रहा था, तो कोई उम्मीद नहीं कर सकता था ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तभी ओल्ड जान एक बार फिर से अपेयर होते हुए अपने हाथ को हिलाते हुए कहता है आखिरकार मुझे वो चीज मिल गई जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पे एक चीज है जो कि आपको इस ब्लड फॉग की एनर्जी को ऑब्जर्व करने में मदद करेगी। यही वो चीज है जो आपको इसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करने में मदद करेगी और आपकी पावर को 2 स्टार पे ब्रेक थ्रू कराएगी। जो सुनकर जो यान भी हैरान होता है और कहता है ये, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और वेट करना कल के वीडियो का, ओके। और हाँ, मैं हर वीडियो में 6 to 8 चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये मत कहा करो कि वीडियोस को और बड़ा करो, ये करो वो करो, मैं सबसे बेस्ट करता हूँ, ओके। बाय बाय एंड गुड नाइट।